आज का जो वीडियो है हमारा वो प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस के बारे में। हम लोग सेल स्टडी कर रहे थे, जिसमें कि हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के बारे में देखे और उनका स्ट्रक्चर भी देखे। तब आज हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा प्लांट सेल है और एनिमल सेल में है तो क्या क्या डिफरेंस है हमारा। तो सबसे पहले कह सकते हैं कि प्लांट सेल में जो है ना सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं सेल वॉल प्रेजेंट। क्या कह सकते हैं? प्रेजेंट। मतलब सेल वॉल क्या होता है आपका? प्रेजेंट होता है। और एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो सेल वॉल एब्सेंट। ठीक है, सेल वॉल क्या होता है? एब्सेंट होता है। बेसिक है आपका, बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये आपका। प्लांट सेल भी यूकैरियोटिक सेल है और एनिमल सेल भी यूकैरियोटिक सेल है। फिर भी दोनों में कुछ डिफरेंस है जो कि हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जो न्यूक्लियस है प्लांट में, जो न्यूक्लियस है वो प्लांट के सेल में जो न्यूक्लियस है वो ऑलमोस्ट सेल के किनारे में पाया जाता है। ठीक है, पेरीफेरी के साइड पाया जाता है। तो लिख सकते हैं आप यहाँ पे न्यूक्लियस यूजुअली लाइज नियर पेरीफेरी। ठीक है, नियर पेरीफेरी मतलब मान लीजिए कि ये आपका सेल है तो आपका जो न्यूक्लियस है ना वो कुछ इस तरह से किनारे में पाया जाता है। लेकिन यही अगर एनिमल सेल की बात करें, एनिमल सेल अगर ये, तो न्यूक्लियस जो है ना वो ऑलमोस्ट क्या पाया जाता है? सेंटर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सेंटर में पाया जाता है। तो न्यूक्लियस प्रेजेंट नियर द सेंटर। यहाँ पे लिख सकते हैं आप नियर द सेंटर। ठीक है, सेंटर के पास आपका पाया जाता है। यहाँ पे ये न्यूक्लियस है आपका। ठीक है, समझने के लिए फिगर बना दिए थे, बाकी फिगर का यहाँ पे खास जरूरत है नहीं। तब है आपका कि जो थर्ड पॉइंट्स है, आप कह सकते हैं कि जो प्लास्टिड्स है वो प्रेजेंट होता है आपका सिर्फ किसमें? प्लांट्स में। तो कह सकते हैं प्लास्टिड्स प्रेजेंट इन प्लांट। प्लास्टिड प्रेजेंट इन प्लांट एक्सेप्ट, खाली आप कह सकते हैं एक्सेप्ट कह सकते हैं फंगी। ठीक है, फंगी को छोड़ के जितने भी प्लांट्स हैं आप सब में क्या है ना प्लास्टिड्स आपका क्या है प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। ये कलर पिगमेंट है आपका, ये जो पिगमेंट है ना कलर पिगमेंट है जो कि कलर शो करता है। समझ में आ रहा है? तब है कि अगर इसमें हम लोग बात करें, क्या बोलते हैं, एनिमल सेल में बात करें तो प्लास्टिड क्या होता है? एब्सेंट होता है। ये क्या होता है? प्लास्टिड है ना एब्सेंट इन प्लांट सेल। ठीक है, एब्सेंट इन आपका क्या है? आपका प्लांट सेल है। ठीक है, तब इसके आगे अगर हम लोग देखते हैं, इसके आगे हम लोग देखें तब क्या है हमारा जो वैक्यूल्स है सिंगल आपका जो वैक्यूल्स है वो कितना पाया जाता है आपके प्लांट सेल में? सिंगल वैक्यूल्स लार्ज वैक्यूल्स कह सकते हैं आपका सिंगल लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट। लेकिन इसमें क्या है ना, एनिमल सेल में लार्ज तो नहीं होता है आपका, स्मॉल करके कुछ छोटे छोटे जो है ना आपको वैक्यूल्स पाए जाते हैं। आप कह सकते हैं मैनी स्मॉल साइज वैक्यूल्स प्रेजेंट, या कह सकते हैं नहीं भी प्रेजेंट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नहीं भी लिख सकते हैं, एब्सेंट भी लिख देंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब वैक्यूल्स का देखिए यहाँ पे है ना, अगर वैक्यूल्स के हम लोग मेम्ब्रेन की बात करें तो एक नाम, स्पेशल नाम है वैक्यूल्स के मेम्ब्रेन, उसको क्या कहते हैं हम लोग? टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। तो इस तरह से अगर पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कि वैक्यूल के मेम्ब्रेन को क्या करते हैं? तो टोनोप्लास्ट कहते हैं। समझ में आया? चलिए आगे और भी स्ट्रक्चर हम लोग समझते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं प्लांट सेल में, अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो जो प्लांट सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या होता है? स्फेरिकल या ओवल होता है। क्या होता है? ओवल एंड स्फेरिकल शेप का होता है। क्या होता है? ओवल एंड स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है, अब अगर क्या नाम है, एनिमल सेल के हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तब वो कैसा होता है? तो जनरली जो है ना वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कैसा होता है? ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर ये हम लोग बनाते भी हैं कुछ इस तरह से आपका।
इस तरह से हम लोग बनाते हैं तो वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के रूप में आपका पाया जाता है। कौन सा ये क्या कह सकते हैं, एनिमल सेल का माइटोकॉन्ड्रिया। कोई दिक्कत? ठीक है। प्लांट सेल में क्या होता है, लाइसोसोम प्रेजेंट होता है लेकिन लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लाइसोसोम प्रेजेंट इन लेस नंबर। लेस नंबर। और इसमें क्या कहेंगे हम लोग कि लाइसोसोम जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, लार्ज नंबर या मोर नंबर कह सकते हैं। ठीक है, लाइसोसोम प्रेजेंट इन मोर नंबर। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। तभी है ये आपका जितना भी है ना, ये प्लांट और एनिमल सेल का आपका क्या है ना, डिफरेंस है कि उन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो मेजर वही है आपका, सेल वॉल याद रखिएगा। और देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो इसमें भी प्रेजेंट है, तो ये डिफरेंस में हम लोग लिख नहीं सकते हैं क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें भी प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें भी प्रेजेंट। जो ऑर्गेनेल्स में हल्का फुल्का अंतर, जैसे हम लोग वैक्यूल्स आप देखें कि यहाँ भी प्रेजेंट है, वैक्यूल्स यहाँ भी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ स्मॉल है और यहाँ पे क्या है आपका लार्ज है। न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस यहाँ भी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस है ना पेरीफेरिक साइड होता है और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है आपका क्या है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? प्लांट सेल आपका जो है ना वो कैपेबल होता है, प्लांट सेल कैपेबल टू ऑफ फॉर्मिंग ऑल एमिनो एसिड एंड कोएंजाइम्स। मतलब प्लांट सेल के अंदर बहुत सारे एमिनो एसिड और कोएंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन अगर हम लोग कहें एनिमल सेल में तो आप कह सकते हैं कि not capable of forming all amino acid एंड कोएंजाइम्स। ठीक है, एंड कोएंजाइम्स। समझ में आया? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तो ऑलमोस्ट लगभग ये आपका सारा बेसिक एक है प्लांट सेल और एनिमल सेल में कि क्या क्या आपका डिफरेंसेस हो सकता है। अब अगर सिमिलैरिटी आपका कभी कभी है ना क्वेश्चन आता है कि क्या क्या सिमिलैरिटी है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, क्या क्या सिमिलैरिटी है, तो वहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि देखिए कॉमन इन दोनों, मतलब कहने का सिमिलैरिटी मतलब क्या, इन दोनों में कॉमन क्या है। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ से दोनों में प्रेजेंट है न्यूक्लियस। तब है आप कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है। तब आप कह सकते हैं यहाँ पे कि माइटोकॉन्ड्रिया ये भी दोनों में प्रेजेंट है। तब आप कह सकते हैं लाइसोसोम कम नंबर में प्रेजेंट है लेकिन है ना, प्रेजेंट तो है। ठीक है, तब आप कह सकते हैं गोल्गी बॉडी, ये भी दोनों में प्रेजेंट है। तब आप कह सकते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ऑलमोस्ट लगभग जितने भी हैं सब इसमें आपके प्रेजेंट हैं। तब क्या क्या प्रेजेंट नहीं है, तो क्लोरोप्लास्ट आपका प्रेजेंट, तो प्लास्टिड वहाँ पे हम लिख ही दिए थे कि जो डिफरेंस है, अगर सिमिलैरिटी पूछे तो आप इस तरह से आप दे सकते हैं कि दोनों में क्या क्या प्रेजेंट है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। राइबोसोम आप कह सकते हैं, राइबोसोम जो है आपका दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये सब रहा आपका सिमिलरिटी। इसके पहले जो हम लोग देखे वो क्या देखे, डिफरेंस देखे, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस देखे। ठीक है, तब आपका प्लांट सेल में आपको दिखता होगा या एनिमल सेल में, मतलब सेल में जो आपको है ना, सेल में आपको दिखता है सीलिया एंड फ्लाजिला। तो इसका क्या क्या डिफरेंस है इन दोनों में, सीलिया और फ्लाजिला। जैसे बैक्टीरियल सेल हम लोग देखे थे, तो यहाँ पे देखे थे हम लोग कि कुछ जो है ना आपका आउटग्रोथ भी था इस तरह से, और कुछ छोटा छोटा ऐसा था। इसको सीलिया बोल रहे थे और इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, फ्लाजिला बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, फ्लाजिला। तो इन दोनों का वर्किंग क्या क्या है आपका वही हम लोग जानेंगे। तो आप देखेंगे
कि सीलिया जो होता है ना, मोर इन नंबर, ये क्या होता है आपका, कह सकते हैं मोर इन नंबर, मतलब बॉडी पे, सेल के बॉडी पे, या कह सकते हैं सेल में बहुत सारा सीलिया प्रेजेंट होता है। और फ्लैजिला जो होता है इसके कंपेरिजन में बहुत कम होता है, लेस इन नंबर कह सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तब है ये जो आपका सीलिया है वो छोटा छोटा था, स्मॉल साइज, लेकिन जो फ्लैजिला था वो अभी लंबा सा बनाए थे हम लोग, तो आप कह सकते हैं लार्ज कहिए या लॉन्गर कहिए साइज में, ठीक है। साइज में लार्ज है या फिर या आपका लॉन्गर साइज है। चलिए, तब है कि आपका लार्ज हो गया, लॉन्गर हो गया, तब है कि जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड होल बॉडी, आपका सीलिया जो होता है वो क्या है, जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल बॉडी, आप कह सकते हैं होल बॉडी, पूरे बॉडी पे क्या है ना डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन आपकी अगर फ्लैजिला की बात करें तो ये पूरे बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये सिर्फ क्या है ना, मतलब नहीं कह सकते हैं, और क्या, एंड में, आपका बॉडी के एंड में लगभग ये प्रेजेंट होता है, नॉट ऑन होल बॉडी प्रेजेंट नहीं होता है, ओनली एट एंड ऑफ द बॉडी के एंड पे प्रेजेंट होता है। अब जब एंड पे प्रेजेंट होता है तो यहाँ से आपको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि जो सीलिया है वो क्या करता है, आपका स्वीपिंग मोशन में आपको हेल्प करता है, स्वीपिंग और रोइंग, ठीक है। लेकिन जो आपका फ्लैजिला है वो अंडुलेटरी मोशन, ठीक है। और लास्ट यहाँ पे आपका हम लोग कह सकते हैं कि ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, आपका लोकोमोशन में भी हेल्प करता है और आपका फीडिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है। लोकोमोशन में भी हेल्प करता है और किस में करता है, फीडिंग में भी हेल्प करता है और सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है आपका, ठीक है। ये सर्कुलेशन में भी आपका क्या करता है, हेल्प करता है। लेकिन जो फ्लैजिला है आपका वो सिर्फ और सिर्फ किस पे हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं फ्लैजिला और सीलिया का डिफरेंस, क्या क्या डिफरेंस है आपका, ये आपको यहाँ पे दिखा, ठीक है। ऑलमोस्ट इतना लिख दिए, काफ़ी है आपके लेवल पे, इससे ज़्यादा आपका कुछ पूछने नहीं जा रहा, ये भी आपका जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया। तब अगर हम लोग फंक्शन की बात करें तो आपके जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उसमें सबसे पहला जो ऑर्गेनेल्स मान के चलते हैं हम लोग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका पहला, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में ER बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ER बोलते हैं। अगर इसके डिस्कवरी की बात करें तो इसका जो डिस्कवरी है वो किन्होंने किया था, तो एक साइंटिस्ट थे, पहली बार जो देखे तो आप कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्स्ट सीन, ठीक है। आप कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना वो पहला जो देखे वो कौन, मतलब नोटिस किए। इसके पहले भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने, गार्नियर थे, जो ऑब्जर्व किए आपका इर्गेस्टोप्लाज्म, तो उतना डिटेल में नहीं जाना है। आप फर्स्ट नोटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनका नाम क्या था आपका, इनका नाम क्या था, पोर्टर, ठीक है। और इन्होंने ही नेम दिया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पोर्टर नहीं थे, ये फर्स्ट नोट भी किया और इन्होंने ही नाम दिया। फर्स्ट नोट करने में आपके थे पोर्टर थे और क्लाउड थे, ठीक है। लेकिन जो नाम है, नेम गिवन ईयर, नेम कौन दिया, तो पोर्टर। तो आपको पूछ सकता है कि सबसे पहले नोटिस कौन किया, तो नोटिस करने में आप लोग इन दोनों का नाम लिखिएगा, लेकिन आपको पूछेगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम किन्होंने दिया, नामांकन कहते हैं ना, नाम रखना, वो कौन रखे, पोर्टर रखे। समझ में आया, कोई दिक्कत। देखे बाद में जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियस के साथ जो इस तरह से नेटवर्क के रूप में रहता है, ये नेटवर्क जो इस तरह से बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो नेटवर्क आपको पाया है न्यूक्लियस के अराउंड, ये किन्होंने बतलाया, तो एक साइंटिस्ट थे आपके
फुलमैन, ठीक है, फुलमैन थे। और फुलमैन एज नेटवर्क, ठीक है। तो ये दो को साइंटिस्ट हैं, यहाँ पे आप याद रखिएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया कहाँ जाता है। ऑकुरेंस की अगर हम लोग बात करें कि कहाँ कहाँ पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ऑलमोस्ट जितने भी, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं उन सब में पाया जाता है। ऑलमोस्ट यूकैरियोटिक सेल में, कुछ कुछ सेल में है जिसमें नहीं पाए जाते हैं, जिसमें कि आपका जो नाम आता है, कुछ कुछ सेल है जैसे आप कह सकते हैं, या ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट कह सकते हैं, एक्सेप्ट कहिए मैच्योर आरबीसीज, ठीक है। अगर मैच्योर आरबीसी है तो आपका वहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाएगा। आप कह सकते हैं अगर एम्ब्रियोनिक सेल है आपका तो भी वहां पे आपका ये नहीं पाया जाता है। कौन नहीं पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है, ठीक है। आपका अगर ओवा सेल है, ओवा ओवा ओवम या एग कह सकते हैं, तो उसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। तो ये कुछ ऐसे जो हैं जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका नहीं पाया जाता है। और कहाँ नहीं पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? एब्सेंट होता है, ये नहीं पाया जाता है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका जो फंक्शन है उसका आपका देखते हैं। पहला जो इसका फंक्शन है आप कह सकते हैं सिंथेसिस, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन या स्पेसिफिक सब्सटेंस कह सकते हैं, वाया गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी वाया गोल्गी बॉडी, ठीक है। स्पेसिफिक क्योंकि सिंथेसिस होकर डायरेक्ट ये सेल के अंदर नहीं आता है, पहले आता है आपका गोल्गी बॉडी में, और गोल्गी बॉडी से बाद में वो पैकेजिंग होता है और फिर जाके वो आपका सेल में यूटिलाइज होता है, लाइसोसोम के थ्रू लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। तब है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, दो टाइप का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? आपका नेटवर्क बनाता है। क्या बनाता है? नेटवर्क। आप इसको कह सकते हैं, आपको साइटोस्केलेटन कह सकते हैं। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर साइटो, ठीक है। स्केलेटन, साइटोस्केलेटन मतलब एक स्ट्रक्चर बनाता है आपके किसका? सेल का, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर जो क्या प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट या कह सकते हैं कि एक सेल का शेप देने में हेल्प करता है, ठीक है। तब आप कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ऑलमोस्ट बहुत सारा चीज़ जो है ना सिंथेसाइज करता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, स्टेरॉइड हो गया। आप बस मेनली आप जो पढ़ते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या क्या सिंथेसाइज करता है? तो प्रोटीन करता है, और क्या करता है? लिपिड करता है। यही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन ऑलमोस्ट ये बहुत सारे आपके कोलेस्ट्रॉल, आपका उसको क्या कहते हैं, स्टेरॉइड्स, आपका बहुत सारे हार्मोन्स है। अब हार्मोन्स में आपका क्या क्या है? आप कह सकते हैं हार्मोन्स। अब हार्मोन्स में अगर ये एनिमल सेल की बात करें तो इसमें सेक्स हार्मोन्स के सिक्रीशन में ये हेल्प करता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, जो फीमेल सेक्स हार्मोन है, और टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। तो ये ऑलमोस्ट लगभग बहुत सारा चीज़ सिंथेसिस भी करता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हाँ आपका कितना टाइप का है? दो टाइप का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आपका दो टाइप का, तो जिसमें पहला है आपका SER और दूसरा है आपका RER। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट जहाँ पे आपका क्या है? राइबोसोम प्रेजेंट है, जहाँ पे आपका क्या है? राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। तो अलॉन्ग विथ आप कह सकते हैं
along with ribosome, endoplasmic reticulum is called RER। क्या कह सकते हैं? RER। ठीक है, यहाँ पे दिखाई देगा नहीं। स्मूथ में क्या है, ये सरफेस पे यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो सबसे पहले जो जिन्होंने देखला उनका नाम था कॉलिकर। ठीक है, उनका नाम क्या था? कॉलिकर। और इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बोला, इन्होंने क्या टर्म दिया उसका नाम? सैक्रोसोम्स। क्या नाम दिया? सैक्रोसोम्स। ठीक है, कॉलिकर। ये लगभग 1850 में कॉलिकर साइंटिस्ट थे जो पहली बार ऑब्जर्व किए और बोले कि इसका नाम क्या दिया उन्होंने? सैक्रोसोम्स दिया। ठीक है, तब आपके एक साइंटिस्ट आते हैं फ्लेमिंग। ये लगभग उनके 30 साल के बाद, आप कह सकते हैं 1882 में। लेकिन इन्होंने जो नाम दिया उसका नाम क्या दिया इन्होंने? फीला। इन्होंने क्या बताया कि इसको फीला कहते हैं। क्या कहते हैं? फीला। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। देखिए, माइटो का मतलब होता है थ्रेड और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स। एक थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स। ठीक है, थ्रेड लाइक। और तब है आपके जो साइंटिस्ट है अल्टमैन जो है वो लगभग 80-90 के अप्रॉक्स में जो है ना, इन्होंने सबसे पहली बार बतलाया। क्या नाम है? इन्होंने जो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला वो क्या बोला? बायोप्लास्ट बोला। क्या बोला? बायोप्लास्ट। ठीक है, बायोप्लास्ट। मतलब अभी तक नाम आपका आप कोई नहीं दिए जो माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग जानते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम किन्होंने दिया? तो सी बेंड। ठीक है, अब बेंडा मत बोलिएगा, सी बेंड बंडा, फिर बंडा हम लोग बोलने लगेंगे। ठीक है, 18 आप क्या कह सकते हैं 1897 में इन्होंने पहली बार बताया इसको माइटोकॉन्ड्रिया। और अब आज तक हम लोग नाम यही जान रहे हैं। ठीक है, इन्होंने बतलाया भी किस में बताया? तो वो एनिमल सेल में बताया। प्लांट सेल की अगर बात करें कि प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कौन बताया, तो उनका नाम है एफ मेव्स। ठीक है, अभी कब 1904 में मतलब डिस्कवरी होता चला गया ना आपका, लगभग देखना ये लगभग ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगा था, बाद में तो हर एक 2-3 साल पे जो है ना उसको लगभग वो पहचानते चले गए। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया माइटोकॉन्ड्रिया इन प्लांट्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इन प्लांट्स। समझ में आया? तो ये आपका ऑलमोस्ट लगभग बहुत सारा है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये पावर हाउस ऑफ द सेल ये जो बतला है ये कौन बोले? एक साइंटिस्ट है स्कीविच। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने नाम दिया क्या इसको? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि वही रिस्पिरेशन के बारे में जानने की, इसमें क्या होता है? एनर्जी स्टोर होता है आपके एटीपी के फॉर्म में, और प्लांट्स के मेटाबॉलिक रेट में क्या करता है? ये हेल्प करता है। प्लांट के मेटाबॉलिक रेट में क्या करता है? हेल्प करता है। तब एक साइंटिस्ट है नैश एंड अल्फेजियम। नैश एंड अल्फेजिलियस। ठीक है, ये क्या बोले कि माइटोकॉन्ड्रिया में उनका अपना डीएनए होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए। जेनेटिक मटेरियल, और इसी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होने के कारण इसको ऑटोनॉमस बॉडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस बॉडी। मतलब अगर कुछ खराब हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में, कुछ खराब हो गया, इंजरी हो गया या डीनेचर हो गया, तो वो खुद से अपने आप को रिपेयर कर सकता है। जिस भी ऑर्गेनेल्स में डीएनए पाया जाएगा उसको हम लोग कहते हैं ऑटोनॉमस बॉडी। ऑटोनॉमस मतलब खुद से अपने आप को ठीक करने वाला। इसको ठीक करने के लिए कोई खास दूसरे की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है?
तो ये ऑलमोस्ट रहा आपका किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया का अगर फंक्शन देखेंगे तो वही है, आपका क्या करता है, ये एनर्जी देता है। इसी एनर्जी देने के कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर ऑफ द सेल कहते हैं। समझ में आया। और ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। समझ में आया, कोई दिक्कत। लगभग माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी देना रिस्पिरेशन के थ्रू। ये जो एनर्जी आता है कहाँ से आता है, तो रिस्पिरेशन के थ्रू जो एनर्जी आता है वो, मतलब कह सकते हैं कि आपका जो रिस्पिरेशन है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। साइंटिस्ट का बहुत सारा नाम है, आप यहाँ पे अगर देख ले तो फिर ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया। तब है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को जो सबसे पहले बार देखे वो कौन थे आपके, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, वो भी किस में है, तो ऑर्चिड सेल में। ठीक है, ऑर्चिड रूट सेल कह सकते हैं, ऑर्चिड रूट सेल। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने देखा ऑर्चिड रूट सेल में। अब है कि न्यूक्लियस क्या काम है, तो न्यूक्लियस हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। ओवरऑल जितना भी सेल का मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो सब कौन है ऑर्गेनाइज करता है, या कह सकते हैं मेंटेन करता है, तो आपका न्यूक्लियस करता है। अगर इसके पाए जाने की बात करें कि न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, तो कह सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में आप कह सकते हैं एक्सेप्ट कौन कौन, तो मैच्योर आरबीसी, आपका कह सकते हैं सीव ट्यूब, फ्लोएम का जो सीव ट्यूब है उसमें नहीं पाया जाता है, ट्रैकिट्स में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ट्रैकिट्स में आपका नहीं पाया जाएगा। और कहाँ नहीं पाया जाएगा, तो वेसल, जाइलम वेसल में आपका नहीं पाया जाएगा। ऑलमोस्ट ये सब क्या होता है ना, डेड सेल होता है, तो इसमें प्रेजेंट नहीं होता। लिविंग सेल में मान लेते हैं ये है, तो इसमें तो नहीं पाया। ये दोनों तो डेड सेल है, तो चलो नहीं पाया जा रहा, ठीक है। लेकिन आपका ये दोनों क्या है ना, लिविंग सेल है, तो इसमें नहीं पाया था, ये इंपॉर्टेंट है आपका। और लगभग आप कह सकते हैं कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें भी नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में तो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है ही नहीं, तो आपका न्यूक्लियस भी नहीं है यहाँ पे, कोई दिक्कत, कह सकते हैं। चलिए, तब है कि इसको हम लोग कहते क्या है, तो ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर हम लोग न्यूक्लियस को देखें तो हम लोग कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। मतलब जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है आपका, ओवरऑल जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो सब क्या कंट्रोल करता है, तो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ठीक है, ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंट्रोल बाय न्यूक्लियस। और कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो है ही। देखिए, कोई भी सेल जो है ना वो बिना न्यूक्लियस के नहीं हो सकता है। मतलब कोई सेल अगर हो सकता है कि इसमें राइबोसोम ना हो तो भी प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया ना हो तो भी प्रेजेंट है, मतलब और जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं अगर नहीं है तो भी प्रेजेंट हैं। लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें कि बिना न्यूक्लियस के कोई भी सेल आपका नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, मेम्ब्रेन मतलब वो एक एरिया नहीं है, पर्टिकुलर बाउंड एरिया नहीं है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल तो है जहाँ पे वो जो कि सारा आपके सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, इसमें डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन आप इस तरह से अगर देखिएगा तो ऐसे गोल कर लीजिए और हल्का हल्का यहाँ जो है ना आप मिटा सकते हैं, तो आपका जो है वो ऐसे ऐसे करके बुक में जो है ना इस तरह से आपको बना रहेगा। और ये पोर्स रहता है, मतलब डीएनए से आरएनए का जो ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन जो होता है डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, वो इस तरह से इसी पोर्स के थ्रू है ना वो बाहर आता है। मतलब कंटिन्यूअस एक क्लोज पोर नहीं है, कुछ वहाँ पे थोड़े से छोटे छोटे जो है ना क्लोज एरिया नहीं है, वो पोर्स होते हैं जिसके थ्रू जो है ना डीएनए से आरएनए साइटोप्लाज्म में आता है, साइटोप्लाज्म में फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है। ये आगे की बात है, उतना जानना नहीं है, बस आप इतना जान लीजिए। बस आप लोग को क्या है ना कि नाम याद रखिए कि इन्होंने किया,
कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता है, इनको अगर याद कर लें तो ऑलमोस्ट लगभग सब जगह पाया जाता है। और तब इनका फंक्शन क्या है या इनका कुछ और अगर नाम दिया हुआ है तो क्या है, तो ब्रेन ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है सब वो क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। समझ में आया? तो ये ऑलमोस्ट रहा आपका, और भी कंटिन्यू रहेगा हमारे अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी जितने ऑर्गेनेल्स हैं, लाइसोसोम है, राइबोसोम्स है, सेंट्रियोल्स है, वैक्यूल्स है, सबका आपको फंक्शन हम लोग देखेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।